नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर, बच्चों इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए बेटा, आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। बच्चों, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों चलते हैं, शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड में देखिए क्या बेटा, यफ मिसर फेडरिक मिसर कहते हैं बेटा, फेडरिक मिसर, यफ मिसर 1869। याद रखिएगा बेटा 1869 है, 1969 मत कहिएगा। महात्मा गांधी भी 2 अक्टूबर 1869 को ही पैदा हुए थे बेटा, तो 1869। तो यफ मिसर 1869 आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड from the nuclei of pus cells. F. Misser 1869 isolated nucleic acid from the nuclei of pus cells and gave the name nuclein. F. Misser 1869 isolated nucleic acid from the nuclei of pus cells. पस सेल्स जानते बेटा ना, कहीं आपको चोट लग जाती है, अगर वो घाव पक जाती है तो उसमें येलोइश कलर की देखिए पस निकलती रहती है, तो वो पस सेल्स हो गई बेटा। वो पस हो जाती है, जिससे निकलती है पस सेल्स होती है। तो यफ मिसर 1869 आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स एंड गेव द नेम न्यूक्लिन या कॉल्ड देम न्यूक्लिन। ठीक है, दोनों चीज़ कह सकते हैं बेटा, पस सेल एंड गेव द नेम न्यूक्लिन, लेकिन उन्होंने नाम रखा क्या, न्यूक्लिन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अल्टमान coined the term nucleic acid। अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड टर्म को किसने क्वाइंड किया, तो आपका जवाब होगा अल्टमान। तो अल्टमान क्वाइंड द टर्म न्यूक्लिक एसिड, ये है। तो लिख लीजिए बेटा जी, ये 2 लाइन हो गई, 2 पॉइंट हो गई बेटा। अब देखिए, जब भी हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं बेटा जी, तो 2 न्यूक्लिक एसिड आता है, एक डीएनए आता है, एक आरएनए आता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम कैसे इनमें डिफरेंस बताएंगे, कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे कि डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस क्या है। जैसे हम बताते थे बेटा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात थी। वो क्या था, सेल वाल। प्लांट सेल में सेल वाल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती। उसी तरह से कुछ यहाँ भी डिफरेंस है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता बेटा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए क्या है। ये हो गया होगा आपका, चलिए
देखिए क्या है इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, देखिए दो न्यूक्लिक एसिड हैं, एक है डीएनए, यहाँ लिखा बेटा हमने डीएनए, यहाँ लिखा आरएनए, यहाँ लिखा आरएनए। डीएनए में जो शुगर होती बेटा वो राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर। और तो आरएनए में जो शुगर होगी बेटा राइबोज शुगर है, और डीएनए में जो शुगर है बेटा वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है बेटा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो यहाँ राइबोज शुगर, यहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका इम्पीरिकल फार्मूला, राइबोज शुगर का इम्पीरिकल फार्मूला होता बेटा C5H10O5, C5H10O5। इसका फार्मूला होता बेटा इम्पीरिकल C5H10O4, O4। ये अंतर आ गया बेटा, वहाँ 5 है यहाँ 4 है। यानी अगर हम देखें बेटा तो हम ऐसे कह देते हैं कि एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट। अगर कार्बन, ये देखिए तीर का निशान इधर लगाया है, एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट, एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट। एट कार्बन नंबर 2 एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट। अगर कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगी बेटा। देखिए एक एम्पिरिकल स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, एम्पिरिकल स्ट्रक्चर। ये देखिए ऑक्सीजन लिखा, ये मैं पेंटोज शुगर बना रहा हूँ। ये देखिए ऐसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या लगा हुआ देखिए CH2 लगा है, 5वां कार्बन CH2, यहाँ लगा OH। तो एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब नंबरिंग जब करते हैं बेटा तो ऐसे नंबरिंग करते हैं, यहाँ देखिए पहला कार्बन है, यहाँ देखिए दूसरा कार्बन है, यहाँ देखिए तीसरा कार्बन है, यहाँ देखिए चौथा कार्बन है, और ये CH2 जो यहाँ है बेटा ये 5वां कार्बन है। तो नंबरिंग हम करते हैं कैसे, यहाँ पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये CH2 जो है 5वां कार्बन है। तो एट कार्बन नंबर 2 अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो रहा बेटा तो डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगा। देखिए मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ बना रहा हूँ इसका, राइबोज का। ये यहाँ देखिए बेटा मैंने लिखा OH, H लिखा, यहाँ लिखा H और OH लिखा, यहाँ भी देखिए H लिखा, OH लिखा, यहाँ देखिए H लिखा, और यहाँ देखिए मैंने लिखा CH2 और यहाँ लिखा OH। ये हमने जो डायग्राम बनाया, स्ट्रक्चर बनाया बेटा राइबोज शुगर का है। नंबरिंग देखिए कार्बन यहाँ पहला था, ये दूसरा था, कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन है, OH लगा हुआ है। अब वही मैं अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर का बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए यहाँ देखिए लिखा मैंने OH, H लिखा, यहाँ H लिखा और H लिखा, यहाँ H लिखा, OH लिखा, और यहाँ देखिए H लिखा, यहाँ लिखा CH2 और यहाँ देखिए लिखा OH। ये
तो एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाएगा। तो ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में जो मेन डिफरेंस है बेटा, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, वो शुगर का होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। आप कैसे कहेंगे कि डीएनए और आरएनए की डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है और राइबोज शुगर क्या है? तो एट कार्बन नंबर 2 अगर ऑक्सीजन है तो वो राइबोज शुगर है, और ऑक्सीजन नहीं है तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसीलिए हम जब लिखते हैं बेटा इसका एम्पिरिकल फार्मूला, तो C5H10O5 लिखते हैं। इसका जब लिखते हैं तो C5H10O4 लिखते हैं बेटा। यानी एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन जो है यहाँ होती है किस में? राइबोज शुगर में, और यहाँ बेटा नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब हम बात करेंगे अलग अलग डीएनए और आरएनए का, कि डीएनए क्या है बेटा, आरएनए क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल उसी तरह से ये डिफरेंस है बेटा, जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उसी तरह से डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा। राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर भी एक पेंटोज शुगर है, लेकिन अंतर क्या है कि राइबोज शुगर में एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन होती है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर में एट कार्बन नंबर 2 ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। चलिए, बन गया होगा। अब इसमें देखिए क्या बात करते हैं, हम बात करेंगे डीएनए की। डीएनए इसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको मिटाऊंगा ये। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए क्या है, क्या कहते हैं इसको? आल्सो नोन एज कॉइल ऑफ लाइफ। कॉइल ऑफ लाइफ, आल्सो नोन एज कॉइल ऑफ लाइफ। और नेक्स्ट है आल्सो नोन एज थ्रेड ऑफ लाइफ। थ्रेड ऑफ लाइफ, आल्सो नोन एज कॉइल ऑफ लाइफ, आल्सो नोन एज थ्रेड ऑफ लाइफ। इसको कॉइल ऑफ लाइफ भी कहते हैं बेटा, इसको थ्रेड ऑफ लाइफ भी कहते हैं डीएनए को। नोट हो गया बेटा, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद बेटा इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। तो क्या है बेटा इसमें देखिए, डीएनए फाउंड इन, डीएनए फाउंड इन, डीएनए फाउंड इन डीएनए फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए फाउंड इन यूकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक चीज रुकिएगा बेटा जरा, इसमें ऐसे थोड़ा सा मैं लिख दे दूँ इससे अच्छे तरीके से। ये डीएनए फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा बेटा। डीएनए फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में कहाँ पाया जाता है बेटा, देखिए ये पाया जाता है आपका न्यूक्लियस में, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट। तो डीएनए फाउंड इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ऐसे करिएगा। तो डीएनए फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, अब बिल्कुल सही हो गया बेटा जी। यूकैरियोट्स में पाए कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। एक सवाल आता है बार बार बेटा, उस सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्या है। डीएनए फाउंड इन, पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, डीएनए फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कहाँ पाया गया बेटा, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। अब प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाया जाएगा बेटा, ये पाया जाएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में। अब प्रोकैरियोट में जो डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसका क्या नाम है बेटा, उसका नाम है प्लाज्मिड्स। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मिड कहते हैं बेटा। या उसका ये भी कह सकते हैं क्या, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और थोड़े अच्छे से लिख देता हूँ बेटा, यहाँ देखिए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो अब बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो गई, जरा देख लीजिए। मैं बात कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए की। डीएनए फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। मैंने बताया एक सवाल आता है, डीएनए फाउंड इन, पहला न्यूक्लियस, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑल ऑफ द अबव। जवाब ऑल ऑफ द अबव आता है। प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में। और जो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कहिए या स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कहिए। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी, बिल्कुल क्लियर हो गई बेटा कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें बेटा प्लाज्मिड की बात करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल सही सवाल आता है बेटा, एक अक्सर सवाल आता है इसमें, इम्पॉर्टेंट है ये। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे बेटा प्लाज्मिड क्या है। तो यहाँ देखिए हमने क्या कहा, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या देखे, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ ए single molecule of circular DNA। तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। आपका सवाल बेटा यहीं से आ जाता है कि प्लाज्मिड्स है क्या, तो आप इतना याद रखिएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। इतना आप याद रख लेंगे, सवाल आपका हो जाएगा कि प्लाज्मिड्स क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। कि प्लाज्मिड क्या बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर DNA। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, द टर्म प्लाज्मिड coined by Lederberg। The term plasmid coined by Lederberg। टर्म प्लाज्मिड क्वाइंट किसने किया था, लेडरबर्ग ने क्वाइंट किया था बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, प्लाज्मिड्स आर फॉलोइंग टाइप्स। प्लाज्मिड्स आर फॉलोइंग टाइप्स। प्लाज्मिड्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं बेटा। इसमें पहला होता है एफ प्लाज्मिड्स, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, आर प्लाज्मिड्स, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड्स, कोलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड्स, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये आपका हो गया, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर DNA। द टर्म प्लाज्मिड कॉइंड बाय लेडरबर्ग। प्लाज्मिड्स आर फॉलोइंग टाइप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला है आपका एफ प्लाज्मिड्स ब्रैकेट में इक्वल टू करके फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स। क्या देखिए इसमें, responsible for transfer of genetic material, responsible for transfer of genetic material from one strain to another strain। प्लाज्मिड्स क्या हो गया बेटा, एफ प्लाज्मिड्स, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वन स्ट्रेन टू अनदर स्ट्रेन में अगर आपको जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना है तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड का आपको प्रयोग करना पड़ेगा।
दूसरा इसमें है नंबर 2 बेटा है आर प्लाज्मिड्स। आर प्लाज्मिड्स क्या कहते हैं इसको? फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो आर प्लाज्मिड्स, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में करिएगा बेटा, इक्वल टू करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आर प्लाज्मिड्स बेटा रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कहते हैं इसको, रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आप बेटा ड्रग रेजिस्टेंस आएगा तब भी लगा दीजिएगा। एक बार पूछा गया था कौन सा प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है, तो आपका जवाब होता बेटा आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। तो दो प्रकार के प्लाज्मिड की बात हो गई बेटा, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स और रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स। तो एफ प्लाज्मिड्स की बात हो गई बेटा और आर प्लाज्मिड्स की बात हो गई। नोट कर लीजिए। हो गया बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा जी ये न्यूक्लिक एसिड आपका 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, तो ये पूरा लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे एक साथ बेटा। आज जैसे पहला लेक्चर है, फिर दूसरा लेक्चर, और ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरा लेक्चर भी लेके आएंगे, लेकिन न्यूक्लिक एसिड आपको कंप्लीट दे देंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो अब तीसरे नंबर पर यहाँ देखिए क्या है, कोल प्लाज्मिड्स ब्रैकेट में इक्वल टू करके कोलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड्स। कोल प्लाज्मिड्स, कोलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड्स क्या देखे, रेस्पॉन्सिबल फॉर synthesis of a toxic substance known as colicin। तो कोल प्लाज्मिड्स, कोलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस नोन एज कोलिसिन। अब आगे नेक्स्ट है बेटा, इसमें चौथे नंबर पर है टीआई प्लाज्मिड्स ब्रैकेट में इक्वल टू करके लिखे, टी से होता है ट्यूमर बेटा, ट्यूमर, आई से होता है इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स, इसे कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स। और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का जो एग्जाम्पल है बेटा वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस।
TI प्लाज्मिड्स, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ई कोलाई, इशेरिचिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। दो बैक्टीरिया, एक एग्रोबैक्टीरियम है, दूसरा ई कोलाई है, तो याद रखिएगा बेटा जी। अब ये देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ये क्या करता है, काज करता है, काजेज क्राउन गाल डिजीज, क्राउन गाल डिजीज ऑफ होस्ट प्लांट, क्राउन गाल डिजीज ऑफ होस्ट प्लांट, ये काज करता है बेटा। ठीक है, क्राउन गाल डिजीज ऑफ होस्ट प्लांट। तो ये 4 प्रकार का प्लाज्मिड मैंने चर्चा कर ली बेटा। 4 प्रकार के प्लाज्मिड क्या क्या होते हैं। पहला इसमें आपका हो गया बेटा फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, दूसरा हो गया रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, तीसरा होगा पोलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड और चौथा हो गया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स। तो ये हम बात कर रहे थे कहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट में पाया जाता है कहाँ, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। प्रोकैरियोट में कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जो डीएनए प्रोकैरियोट में पाया जाता है उसका नाम है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। और ये प्लाज्मिड्स 4 प्रकार के हो गए, जिसकी बातें मैंने कर ली बेटा जी। तो हो गया होगा, ये नोट कर लीजिए। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ डीएनए की। टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए। देखिए इसमें पहला क्या होगा, लीनियर डीएस डीएनए। लीनियर डीएस डीएनए, डीएस समझ गए बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लीनियर डीएस डीएनए, डीएस मीन्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये देखिए कैसे होता है बेटा, ये डीएनए ऐसे होता है। ये देखिए डीएनए कैसे होता है, ये ऐसे होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, एग्जाम्पल देखिए, ये पाया जाता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में पाया जाता है क्या, डीएस आपका लीनियर डीएस डीएनए या डीएस लीनियर डीएनए, आप ये भी कह सकते हैं, है ना, या लीनियर डीएस डीएनए, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब आगे देखिए क्या इसमें दूसरा है, सर्कुलर डीएस डीएनए। सर्कुलर डीएस डीएनए, ये देखिए कैसा होगा बेटा, ये सर्कुलर देखिए ऐसे बनाइएगा, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। चूँकि डबल स्टैंडर्ड ये है तो ये ऐसे हो गया, देखिए ऐसे देखिए हो गया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कहाँ हो गया, कहाँ पाया जाता है बेटा, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स, इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो लीनियर डीएस डीएनए यूकैरियोट्स में, सर्कुलर डीएस डीएनए कहाँ पाया गया बेटा आपका, ये पाया गया आपका प्रोकैरियोट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। और तीसरा देखिए है सर्कुलर एसएस डीएनए। सर्कुलर एसएस डीएनए, एसएस मतलब समझ गए बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये देखिए कैसे होगा बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या देखिए, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज 5/174। ये देखिए बैक्टीरियोफेज 5/174, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो मैंने टाइप्स ऑफ डीएनए की बात कर ली, लीनियर डीएस डीएनए, सर्कुलर डीएस डीएनए, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब आगे बैक्टीरियोफेज 5/174। तो इतनी चीज़ें हो गई बेटा जी। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए की हम बात बताएं कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था बेटा, तो दिया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने, जेडी वाटसन एंड एफएससी क्रिक ने 1953 में, 1953 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है बेटा 1953। ठीक है, और बाद में जब 1962 में 1962 में नोबेल प्राइज़ लेने की बात आई, नोबेल प्राइज़ लेने की बात आई तो 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल गया, वाटसन, क्रिक और विल्किंस, 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो सवाल ये उठा कि विल्किंस ने क्या किया था जिसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज़ में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये सवाल उठा कि विल्किंस ने क्या किया था। भाई वाटसन एंड क्रिक ने तो डबल हेलिकल मॉडल दिया, तो विल्किंस ने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बाय विच 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड। अब इसके बाद पता है बेटा द मॉडल ऑफ डीएनए, द मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक को कहते हैं बी डीएनए। अंग्रेजी का अक्षर बी होता बेटा, कैपिटल बी। तो द मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक नोन एज बी डीएनए। अब बी डीएनए क्या होता है, राइट हैंडेड इन हेलिक्स, राइट हैंडेड इन हेलिक्स होता है। और द बोथ स्ट्रैंड ऑफ बी डीएनए इज एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे एक है बेटा, एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। पहला है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो पहला जो हो गया आपका ए और बी, 2 स्ट्रैंड हो गए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो एंटी पैरेलल हैं। और जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, डबल हेलिकल मॉडल जो है, दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, वो ट्रांसवर्सली कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और द डायमीटर ऑफ बी डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। जो बी डीएनए का डायमीटर होता है बेटा वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आप सोच रहे हो कि सुमन सर बी डीएनए क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे बेटा जेड डीएनए से डिफरेंस बताएंगे कि बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या डिफरेंस है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप का डीएनए होता है बेटा वो बी डीएनए ही होता है। तो द डायमीटर ऑफ बी डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा, जिसको 2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ बी डीएनए इज, द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ बी डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम, या आप 3.4 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। और द टोटल बेस पेयर इन ए कंप्लीट टर्न ऑफ बी डीएनए इज 10 बेस पेयर। बी डीएनए में टोटल बेस पेयर एक कंप्लीट टर्न में कितना होता है बेटा, वो 10 बेस पेयर होता है। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होता बेटा, 0.34 नैनोमीटर होता। अब इसके बाद हम जब बातें करेंगे बेटा तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए की भी बात करेंगे। तो ठीक है बेटा, आज हम इतना ही तक बताते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर ये हम पूरा न्यूक्लिक एसिड बेटा दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर में हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अब पहले इसी को कंप्लीट करेंगे बेटा, फिर दूसरी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक करिए और शेयर करिए। और मेरे YouTube चैनल
बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह को सब्सक्राइब करिए बेटा, मित्रों के द्वारा सब्सक्राइब करवाइए। ओके बेटा, अगेन थैंक यू।